हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये लेक्चर आपके चैप्टर समांतर श्रेणी अर्थात अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का 7th लेक्चर होने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, के पहले इस चैप्टर के बिहाफ पर मैं आपको 6 लेक्चर प्रोवाइड करा चुका हूं। आशा करते हैं कि आप सभी लोगों ने प्रीवियस सभी के सभी लेक्चर को ज़रूर से ज़रूर देखा होगा। अगर नहीं देखा होगा तो चैनल पे प्लेलिस्ट बन चुकी है, वहां से जाकर के आप लोग देख सकते हैं, या इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में इस चैप्टर की प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। वहां से आप लोग इस चैप्टर को देख करके, सारे लेक्चर्स को देख करके हमारे साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है समांतर माध्य, जिसको हम बोलते हैं अरिथमेटिक मीन। और इसी लेक्चर में हम लोग समांतर श्रेणी के कुछ मुख्य गुणधर्मों के बारे में चर्चा करेंगे। आज के इस लेक्चर का ये जो 2 टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं ये बेहद इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन जरूर से जरूर पूछे जाएंगे, इसलिए डियर स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर को कंप्लीट कंटिन्यू देखिएगा, कहीं पर भी स्किप मत करिएगा। आइए डियर स्टूडेंट्स, फटाफट से आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि हम समांतर माध्य क्या होता है। पहला टॉपिक हमारा है डियर स्टूडेंट्स समांतर माध्य। ठीक है, समांतर माध्य, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे डियर स्टूडेंट्स अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन, जिसको शार्ट में जो है, शार्ट में डियर स्टूडेंट्स एम से डिनोट किया जाता है, एम से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खूब ध्यान से आप लोग इसको समझिएगा। इसकी हेल्प से हम कई सारी चीज़ें सीखेंगे और साथ ही साथ इस फार्मूले का यूज़ करते हुए आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा, ये पूरी तरीके से श्योर है। ठीक है, आइए समझते हैं कि अरिथमेटिक मीन क्या होता है। ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट्स, कहा जाता है कि यदि ए कामा बी कामा सी समांतर श्रेणी में हो तो बी ए तथा सी का अरिथमेटिक मीन या समांतर माध्य कहलाता है। ध्यान देना, क्या कहलाता है बच्चों? समांतर माध्य कहलाता है, ये इसकी परिभाषा होती है। अब आइए और अच्छे से डिटेल में इसको समझने का प्रयास करते हैं। करा कि अगर ए बी सी 3 है राशियां हैं, तो हमें क्या गिवन है? ए कॉमा बी कॉमा सी जो है वो आर इन ए पी अर्थात समांतर श्रेणी में है। तो अगर ए बी सी समांतर श्रेणी में है तो कह रहे हैं कि जो बीच वाला है, मीन्स जो बी है, वो ए और सी का समांतर माध्य कहलाता है। अब चलिए ठीक है, ये तो क्लियर हो गया कि अगर 3 राशियां समांतर श्रेणी में होंगी तो मिडिल वाला जो होगा, जो बीच वाला होगा, वो पहले और तीसरे का समांतर माध्य कहलाएगा। अब बात ये उठती है कि सर इसको हम लोग फाइंड कैसे करें? कहने का मतलब ये है डियर स्टूडेंट्स कि अगर हमें इस ए और सी की वैल्यू गिवन हो और हमें बी फाइंड करना हो तो हम लोग कैसे फाइंड करें? एक फार्मूला डिराइव करेंगे हम लोग समांतर माध्य का। किन्हीं 2 राशियों का समांतर माध्य कैसे ज्ञात करते हैं, इसका फार्मूला हम लोग डिराइव करेंगे। देखिए ध्यान से, आप यहां बोलोगे सिंस ए कामा बी कामा सी आर इन ए पी, ये कहां है? एपी में है। देयरफॉर बी माइनस ए इक्वल टू सी माइनस बी। क्यों? क्योंकि यही अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की क्या है? प्रॉपर्टी है कि अगर हम सेकेंड टर्म से फर्स्ट माइनस करें या थर्ड में से सेकेंड माइनस करें या फोर्थ में से थर्ड माइनस करें, मींस किसी भी टर्म में से उसके पहले वाला जब टर्म हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, जब माइनस करते हैं, तो हमें जो डिफरेंस होता है वो हमेशा क्या मिलता है? समान मिलता है, इक्वल मिलता है। अब देखिए बी को एक तरफ ले आइए, तो यहाँ b प्लस बी इक्वल टू हो जाएगा c प्लस ए। तो b और b कितना हो गया? 2b इक्वल टू c प्लस ए हो गया। तो b इक्वल टू बच्चों आपको मिल गया c प्लस ए बाई 2। तो b यहाँ पर क्या है बोलिए? यही जो हमारा b है, इसी को तो हम लोग अरिथमेटिक मीन बोल रहे हैं। तो यह अरिथमेटिक मीन कैसे निकला? जब हमें c और a का अरिथमेटिक मीन फाइंड करना था, जब c और a का समांतर माध्य ज्ञात करना था, तो इन दोनों को प्लस करके हमने 2 से क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया और हमें इसका समांतर माध्य क्या हुआ? प्राप्त हो गया। अब यहां से आपको नोट पॉइंट ये ध्यान रखना है,
नोट पॉइंट आपको एक फार्मूला बता रहा हूं, जैसे x है और y है, ठीक है, ये दो क्वांटिटी है, इसका अरिथमेटिक मीन निकालना है तो कैसे निकालेंगे, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे, यही इसका क्या हो जाएगा, अरिथमेटिक मीन हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपसे कह दिया कि भैया 2 और 6 दो नंबर्स हैं, इनका अरिथमेटिक मीन बताइए, तो इनका अरिथमेटिक मीन कैसे निकलेगा, 2 + 4/2, इसका मतलब 6/2 कर देंगे और 3 आपका जो है डियर स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। कुल मिलाकर के ये बात क्लियर हो गई कि किन्हीं भी दो राशियों का समांतर माध्य हम कैसे ज्ञात करते हैं, किन्हीं भी दो राशियों का अरिथमेटिक मीन कैसे फाइंड किया जाता है, उन दोनों नंबर्स को ऐड करके 2 से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो हमें उसका समांतर माध्य ज्ञात हो जाता है। ये समांतर माध्य ज्ञात करने का तरीका होता है। कोई भी दो नंबर गिवन हो, मान लीजिए हमारे पास एक है x², दूसरा है y², आपसे कहा जाए कि x² y² का क्या ज्ञात कीजिए, समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, तो क्या होगा इसका समांतर माध्य am = होगा x² + y²/2, ये इसका क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, समांतर माध्य हो जाएगा, अरिथमेटिक मीन हो जाएगा। क्लियर हो गई बातें। चलिए अब देखिए ये छोटा सा टॉपिक हमारा जो डिस्कस हुआ, इससे एक इंपॉर्टेंट बात और निकल करके आई है जो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। चलिए ध्यान से समझिए। ये क्लियर हो गया, किन्हीं दो राशियों का समांतर माध्य ज्ञात करना होगा तो क्या करेंगे, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे, हमें उसका समांतर माध्य अर्थात उसका अरिथमेटिक मीन क्या होगा, फाइंड हो जाएगा। अब सुनिए, अभी हम लोगों ने एक रिजल्ट फाइंड किया था कि ABC, ध्यान दो, इफ ABC आर इन AP, जब ABC AP में थे तो B - A जो था वो C - B के इक्वल आया था, तो B को इधर ले आए तो 2B = C + A मिलेगा। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जिसे हमें यूज करना है। कैसे यूज करना है ये समझते हैं। देखो डियर स्टूडेंट्स, कहीं आपको दिखाना पड़े कि ABC आर इन AP, मान लीजिए आपको शो करना हो, टू शो, अगर हमें ये शो करना है, हमें ये प्रूफ करना है कि ABC कहाँ है, AP में है, तो आप हमेशा याद रखिएगा, देन आपको शो करना पड़ेगा 2B = A + C। अगर हम ये दिखा देते हैं कि इस बीच वाली का डबल फर्स्ट और थर्ड के सम के इक्वल है, तो ये प्रूफ हो जाता है कि ABC कहाँ है, AP में है। सिमिलरली अगर मान लीजिए A² B² C² है, इसको इन AP दिखाना है, तो अब हम क्या करेंगे, इस बीच वाली का डबल A² + C², पहले और तीसरे के सम के इक्वल दिखा देंगे, इससे प्रूफ हो जाएगा कि A² B² C² कहाँ है, AP में है। सपोज करिए कहीं पर A³ है ना, B³ C³ को हमें कहाँ दिखाना हो, AP में दिखाना हो, तो क्या दिखाएंगे, 2B³ = A³ + C³। मीन्स हमेशा के लिए आप लोग यही ध्यान रखेंगे कि अगर तीन राशियों को, सपोज करिए आपको x y z को AP में दिखाना है, तो क्या दिखाएंगे, 2i = x + z। बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही, मतलब जैसे AB BC CA को AB में दिखाना है, तो क्या दिखाएंगे, 2BC = AB + CA दिखा देंगे, तो ये प्रूफ हो जाएगा कहाँ है, AP में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, समांतर श्रेणी में है। मींस कभी भी थ्री क्वांटिटीज को, तीन राशियों को अगर आपको समांतर श्रेणी में दिखाना है तो हम क्या दिखाएंगे, बीच वाली का 2 गुना पहली और तीसरी के सम के इक्वल दिखा देंगे। अगर आप ऐसा शो कर देंगे तो ये प्रूफ हो जाएगा कि वो जो थ्री क्वांटिटीज हैं वो कहाँ है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, वो कहाँ है, समांतर श्रेणी में है। क्लियर हो गया, इसको आप लोग एकदम दिमाग में बैठा लीजिए और इसको डियर स्टूडेंट्स आप लोग हमेशा से ध्यान रखिएगा। अब है डियर स्टूडेंट्स अगला टॉपिक, कभी कभी क्या होता है कि दो नंबर्स हमें गिवन होता है और उन दो नंबर्स के बीच में कई सारे अरिथमेटिक मीन फाइंड करने के लिए बोलता है। तो आइए देखते हैं कि इसको हम लोग कैसे करते हैं कि जब हमें किन्हीं दो राशियों के बीच में कई सारे समांतर मध्य पद निकालने होंगे तो उसको हम कैसे निकालेंगे। देखिए ध्यान से, टॉपिक है हमारा, चाहे थ्योरम समझ लीजिए, आप कहेंगे दो राशियों या दो संख्याओं कह सकते हैं, संख्या बोल दीजिए, दो संख्याओं A तथा B के मध्य n समांतर माध्य पदों की गणना।
दो संख्याओं a तथा b के मध्य n समांतर माध्य पदों की गणना। कैलकुलेशन ऑफ NAM बिटवीन a एंड b, ये हमारा टॉपिक है। दो राशियां हमें गिवन है, दो नंबर्स हमें गिवन है, उसके बीच में हमसे कभी कहेगा 3 अरिथमेटिक मीन फाइंड करिए, कभी कहेगा 4 अरिथमेटिक मीन फाइंड करिए, कभी कहेगा 5 अरिथमेटिक मीन फाइंड करिए। तो उसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे डेरिवेशन करने चल रहे हैं कि a और b के बीच में अगर हमें n समांतर माध्य पदों की गणना करनी है, उनका कैलकुलेशन करना है, तो हम लोग कैसे करेंगे। आइए समझते हैं डियर स्टूडेंट्स। यहाँ माना जाता है, ध्यान देना सभी लोग, माना a तथा b, ध्यान समझना डियर स्टूडेंट्स, a तथा b के मध्य n समांतर माध्य पद क्रमशः, ऐसा हम लेट कर लेते हैं, क्रमशः a1 a2 a3 डॉट 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 an है। ध्यान समझिए, हमने लेट कर लिया कि a और b जो हमें दो राशियां दी गई हैं, जो दो संख्याएं दी गई हैं, उन संख्याओं के बीच में n समांतर माध्य पद यही हैं। तो इससे क्लियर होगा, अतः ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, अतः a कामा a1 कामा a2 कामा a3 डॉट 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 an कामा b आर इन AP, क्योंकि आपको पता है कि उसके बीच में जो भी पद रखे जाएंगे उससे हमेशा क्या प्राप्त होगी, हमें समांतर श्रेणी प्राप्त होगी। ये बात क्लियर हो गई। अब आप समझो, हमें यहाँ क्या ज्ञात करना है, इस a1 की वैल्यू, इस a2 की वैल्यू, इस a3 की वैल्यू और इस an की वैल्यू, यही तो फाइंड करनी है हम लोग को इन द टर्म ऑफ a एंड b एंड n, क्योंकि n समांतर माध्य, जैसे हमको क्वेश्चन दिया जाएगा ना कि किन किन संख्याओं के बीच में कितने समांतर माध्य पद हमें ज्ञात करने हैं, और आप समझते चलिए, अभी क्लियर हो जाएगा। तो ये हमारे पास है, a पता है, b पता है। a1 कैसे निकलेगा, अगर हमें इस AP का सार्वांतर मिल जाए, कॉमन डिफरेंस मिल जाए, तो हम a में d ऐड करेंगे तो a1 मिल जाएगा, 2d ऐड करेंगे तो a2 मिल जाएगा, 3d ऐड करेंगे तो a3 मिल जाएगा। इस तरीके से हमें इसके सारे टर्म्स मिल जाएंगे। तो आइए समझते हैं कैसे करेंगे। हम लोग इस AP का सार्वांतर ज्ञात करने का प्रयास करेंगे। आप यहां लिखेंगे उपरोक्त AP में, ध्यान समझना, उपरोक्त AP में जो AP लिखी है, इसका अगर आप प्रथम पद की बात करेंगे, प्रथम पद a इक्वल टू कितना होगा, a होगा। क्लियर हो गया। अंतिम पद इसका जो लास्ट टर्म l है वो b होगा। पदों की संख्या ध्यान समझेंगे आप, पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स n इक्वल टू n+2 होगा। ये समझना है आपको, पदों की संख्या जो होगी वो n+2 कैसे होगी। डियर स्टूडेंट्स देखो, इन a और b के बीच में कुल कितने टर्म्स फाइंड कर रहे हैं आप, a और b के बीच में हम n टर्म्स फाइंड कर रहे हैं, और 2 टर्म्स हमारे पास पहले से ही थे, तो इसलिए n+2 हो गया। कहने का मतलब ये है कि अगर a और b के बीच में अगर हमें 5 टर्म्स फाइंड करने होते तो टोटल हमारे पास 7 हो जाते, 5 ये और 2 पहले से, तो 5 2 7 हो जाता। उसी तरीके से चूंकि n टर्म हम यहाँ फाइंड कर रहे हैं, तो n यहाँ और 2 पहले से, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो गया, n+2 हो गया। इसका सार्वांतर मिल जाए तो काम बन जाएगा। माना इस AP का सार्व अंतर जो है वो d है, ऐसा हम लेट कर लेते हैं। अब समझिए ध्यान से, अतः आपको फार्मूला ये पता है कि l इक्वल टू b है। अब l का फार्मूला होता है a प्लस n-1d, ऐसे होता है। तो देखिए ध्यान से, n-1 इंटू डी जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, b-a के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ से d की जब वैल्यू आप लोग फाइंड, अभी देखो n की वैल्यू हमने नहीं पुट करी, यहाँ कितना पुट करोगे, n+2 -1 होगा, तो यहाँ n+1 इंटू डी हो जाएगा, इज इक्वल टू मिलेगा b-a। तो d इक्वल टू मिल जाएगा b-a अपान में n+1। मीन्स इस AP का जो कॉमन डिफरेंस था, जो सार्वांतर था, वो हमें क्या हो गया, फाइंड हो गया। तो सार्वांतर अगर हमें मिल गया तो अब हमें क्या चाहिए, a1। तो a1 किसके इक्वल होगा, a प्लस डी के। तो a1 इक्वल टू a, तो a ही रहेगा। d की वैल्यू कितनी आई है, b-a अपान में n+1। ये पहला मध्य पद आपको मिल जाएगा। a2 किसके इक्वल होगा, a प्लस 2d के इक्वल होगा।
तो ए मतलब ए और 2 इंटू बी माइनस ए अपान में एन प्लस 1, ये हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, A2 की। ऐसे ही जब हम A3 फाइंड करेंगे तो A3 किसके इक्वल होगा, a प्लस 3d के इक्वल होगा। तो A3 इक्वल टू a प्लस 3 इंटू बी माइनस ए अपान में n प्लस 1 एंड सो ऑन, सारी वैल्यू निकलती चली जाएंगी। तो ये होती है प्रोसेस किन्हीं भी दो राशियों के बीच में कई सारे समांतर माध्य पदों की गणना करने का। ये कुछ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर के हम आपको दिखाते हैं कि कैसे इसके बिहाफ पर हम लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरे लेक्चर को देखिएगा। और डियर स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आप लोगों ने लेक्चर को शेयर नहीं किया है तो एक बार अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दीजिए, क्योंकि प्रीवियस कुछ दिनों से मैं ये देख रहा हूँ कि बच्चों का इंटरेस्ट कम हो रहा है, कहीं ना कहीं बच्चे लापरवाही कर रहे हैं। तो लापरवाही न करें, रेगुलर क्लास में रहें, तभी उसका फ़ायदा आप लोगों को मिल पाएगा। ठीक है, देखिए ध्यान से एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं और आपको दिखाते हैं कि इस कंसेप्ट के बिहाफ पर आप लोगों से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन है बच्चों कि 13 और 45 के मध्य 3 समांतर माध्य 13 तथा 45, 13 और 45। ये देखिए ध्यान से क्वेश्चन बन रहा है, करें 13 और 45 के बीच 3 समांतर माध्य इस प्रकार रखिए कि परिणामी श्रेणी एक समांतर श्रेणी हो। तो वो तो समांतर श्रेणी होगी ही, कुल मिलाकर के आपको 13 और 45 के बीच में 3 अरिथमेटिक मीन फाइंड करने हैं। कैसे फाइंड करेंगे, अभी जो प्रोसेस मैंने आपको सिखाई उसी प्रोसेस का हम लोग यूज करेंगे। देखिए कैसे, ध्यान से समझते चलिएगा। कहेंगे माना 13 तथा 45 के मध्य, ध्यान देना सभी लोग, के मध्य 3 समांतर माध्य पद, ठीक है, क्रमशः क्या ले लेंगे हम लोग, A1, A2, A3 है। ऐसे ही तो लेट करें, क्योंकि 3 ही है तो 3 लेट कर लेंगे। सही है, वही सेम प्रोसेस। इसका मतलब क्या हुआ, अतः 13, A1, A2, A3 है ना, 45 आर इन AP, ये कहाँ हो जाएंगे, AP में हो जाएंगे, अर्थात समांतर श्रेणी में हो जाएंगे। अब समझिए, अगर ये समांतर श्रेणी में है तो आप क्या कहेंगे, उपरोक्त AP में, जैसे उसमें किए थे, उपरोक्त AP में प्रथम पद 13 मिलेगा, लास्ट टर्म 45 मिलेगा, पदों की संख्या जो है 3, 2, 5 हो जाएगी। ये चीज़ तो आपको क्लियर हो रही होगी ना बच्चों। ये देखिए 3 टर्म्स बीच में और ये 2 पहले से थे तो 5 हो गए। इसका सार्वधांतर अगर हमें मिल जाए तो A1, A2, A3 सबकी वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो कहेंगे माना इस AP का सार्वअंतर, जिसको हम बोलेंगे कॉमन डिफरेंस का सार्वअंतर बराबर क्या लेट कर ले, डी लेट कर ले। अतः ध्यान दीजिए, अतः L बराबर 45 है तो L का फार्मूला होगा A प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 45। अब A की वैल्यू कितनी है, 13 है, जहाँ n है वहाँ कितना पुट किया जाएगा, यहाँ 5 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 45। तो यहाँ हो जाएगा 4d इक्वल टू, उधर ले जाकर के माइनस जब करेंगे आप तो 45 माइनस 13 करेंगे तो 4d इक्वल टू यहाँ आपको 2, यहाँ पर 32 कुल मिला करके मिल जाएगा। सही है। अब देखो d इक्वल टू आपको कितना मिल गया, 32 अपान में 4, तो d इक्वल टू 4 8 32, d की वैल्यू आपको मिल गई। अब जब आपको d की वैल्यू मिल गई तो A1, A2, A3 ये सब फाइंड करना आपके लिए क्या हो गया, इजी हो गया। अब आप कहेंगे अतः A1 इक्वल टू क्या होगा, A प्लस डी होगा। तो A1 की वैल्यू, A की वैल्यू कितनी है डियर स्टूडेंट्स, 13 और प्लस 8, तो A1 जो मिलेगा वो आपको कितना मिल गया, 21, मतलब पहला मध्य पद जो होगा वो कितना होगा, 21 होगा। ऐसे A2 फाइंड करिए तो A2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, A प्लस 2d होगा। तो A की वैल्यू 13 है प्लस 2 इंटू 8, D की वैल्यू है ना 13 प्लस 16, 6 3 9 29 हो जाएगा। ये A2 की वैल्यू हो जाएगी। A1 A2 मिल गया। अब A3 निकालो, A3 इक्वल टू A प्लस 3d हो गया। तो A की वैल्यू 13 है और D की वैल्यू कितनी है, 8 है। तो A3 इक्वल टू 13 और प्लस 24, कुल मिलाकर के आएगा 37, ये A3 आ जाएगा। तो आंसर में क्या लिखेंगे, आंसर में 3 माध्य पद
3 माध्य पद कौन कौन से आएंगे, 21 आएगा, 29 आएगा और उसके बाद 37 आएगा। ये आपको यहाँ से आंसर मिल जाएगा। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, एकदम लॉजिकल था और इसी तरीके से डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और सॉल्व करने की जो प्रोसेस होती है वो यही होती है। हमने क्या किया, आपको माध्य पद निकालने का जो कंसेप्ट है वो भी मैंने आपको सिखा दिया, साथ ही उसके बिहाफ पर हमने क्वेश्चन भी आप लोगों को सॉल्व करा दिया। तो आपके ये डाउट्स डियर स्टूडेंट्स क्लियर हो गए होंगे। अब एक छोटा सा और प्यारा सा टॉपिक और बच रहा है, वो है समांतर श्रेणी के मुख्य गुणधर्म। उसको आप लोग समझ लीजिए और उसको नोट कर लीजिए, क्योंकि उसकी हेल्प से भी हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे और उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। आइए समझते हैं कि समांतर श्रेणी के मुख्य गुणधर्म क्या हैं। समांतर श्रेणी के महत्वपूर्ण गुण, देखिए ध्यान से, टॉपिक है समांतर श्रेणी के महत्वपूर्ण गुण, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एपी, है ना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। चलिए समझिए क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। पहली प्रॉपर्टी है कि यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद में कोई निश्चित संख्या जोड़ी या घटाई जाए या भाग दिया जाए या गुणा किया जाए तो जो नई श्रेणी बनती है वो भी एक समांतर श्रेणी होती है। पहला गुण क्या है, हम किसी समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद को, ध्यान रखो क्या लिखेंगे, किसी समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद को किसी अचर से, किसी कांस्टेंट से, मतलब किसी अचर से जोड़ने अथवा घटाने अथवा गुणा अथवा भाग देने पर प्राप्त नई श्रेणी भी समांतर श्रेणी होती है। ठीक, ये है पहली प्रॉपर्टी। अगर हम किसी समांतर श्रेणी के, किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के प्रत्येक पद में कोई निश्चित संख्या जोड़ दें या कोई निश्चित संख्या घटा दें या कोई निश्चित संख्या से गुणा या भाग कर दें, तो जो हमें नई श्रेणी मिलेगी वो भी क्या होगी, एक समांतर श्रेणी होगी, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही होगी। ठीक है। अगली चीज, दूसरी प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमें कभी समांतर श्रेणी में 3 संख्याएं लेट करनी पड़ी, कितनी संख्याएं, 3 संख्याएं नंबर लेट करना पड़ा, तो आप लेट करेंगे a माइनस डी, ए प्लस डी, याद रखिएगा हमेशा के लिए। अगर आपको बच्चों 4 संख्याएं कहीं लेट करनी हो गई, 4 संख्याएं अगर आपको एपी में लेट करनी पड़ती हैं, तो आप लेट करेंगे a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। ठीक है, जब आपको 4 संख्याएं लेट करनी होंगी तो आप ये लेट करेंगे, ध्यान रखिएगा। अगली चीज ये है डियर स्टूडेंट्स कि अगर आपको कहीं पर भी एपी में 5 संख्याएं लेट करनी पड़ गई, तो आप याद रखिएगा a प्लस डी, a प्लस 2d और इधर आपका होगा a माइनस डी एंड a माइनस 2d। ये संख्याएं हम लोग लेट करेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसका यूज़ करके अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। अगर हमें समांतर श्रेणी में 3 संख्याएं लेट करनी है, माननी है, बाद में उन्हें ज्ञात करना है, तो हम क्या लेट करेंगे। अगर 4 संख्याएं हमें लेट करनी है और उन्हें ज्ञात करना है तो हम क्या लेट करेंगे। और अगर डियर स्टूडेंट्स हमें 5 संख्याएं लेट करनी है और उन्हें हमें ज्ञात करना है तो हम लोग क्या लेट करेंगे। ये पूरी तरीके से आप लोगों को स्पष्ट हो गया होगा, सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के साथ आपके इस चैप्टर समांतर श्रेणी अर्थात अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के सारे कंसेप्ट कंप्लीट होते हैं। अब कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं बचा है जो मैंने आपको समांतर श्रेणी में नहीं बताया है।
अब हम लोग जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। उसमें जो भी जितने प्रकार के क्वेश्चन है हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हर एक प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के पश्चात हमारा ये चैप्टर समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। बाकी अगर आप लोगों के माइंड में किसी प्रकार का कोई डाउट होगा तो उसको डाउट सेशन में रख करके उसको कंप्लीट कर लिया जाएगा। बाकी डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।